नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिब्लियोफाइल स्टडी सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज की इस क्लास के अंदर अपन देखने वाले हैं जो आपका मॉक टेस्ट नंबर आपका 16 लगा है, उसके सॉल्यूशन देखेंगे। तो देखते हैं क्या आपके क्वेश्चन थे और उनके क्या सॉल्यूशन बनते हैं। अपने इस मॉक टेस्ट का पहला क्वेश्चन है कि बताओ जो जतिन गोस्वामी हैं उनको किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए दोस्तों कई सारे अवार्ड्स वगैरह प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों जतिन गोस्वामी को सत्रिया डांस के अंदर, जतिन गोस्वामी जाने जाते हैं सत्रिया डांस के फील्ड में, बहुत सारे नवाचार वगैरह उनके लिए, जिसके लिए उनको बहुत सारे अवार्ड्स वगैरह भी दिए गए। सत्रिया डांस आप अच्छे से जानते हो। जब अपन एक टॉपिक पढ़ते हैं भारत के शास्त्रीय नृत्य, भारत के क्या पढ़ते हैं दोस्तों, जब अपन भारत के शास्त्रीय नृत्य पढ़ते हैं, जब भारत के अपन क्लासिकल डांस पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं दोस्तों, जब हम भारत के क्या पढ़ते हैं, क्लासिकल डांस। तो अपन जानते हैं उसके अंदर, भारत के अंदर क्लासिकल डांस कितने हैं, 8। उन 8 क्लासिकल डांस में से एक है दोस्तों आपका कौन सा, सत्रिया। कौन सा दोस्तों, उसमें से एक है आपका सत्रिया, ठीक है। और सत्रिया का संबंध कौन से राज्य से है दोस्तों, सत्रिया का संबंध दोस्तों असम राज्य से है। सत्रिया डांस की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ये 15वीं सेंचुरी के अंदर, 15वीं शताब्दी के अंदर, किसके अंदर, 15वीं जो आपकी शताब्दी, 15th जो दोस्तों आपकी सेंचुरी है, उसके अंदर सत्रिया डांस की क्या होती, शुरुआत हुई थी। और इसके फाउंडर के रूप में दोस्तों जाना जाता है, जिन्होंने इस डांस को सबसे पहले शुरू किया या फैलाया, उनका नाम है शंकरदेव। क्या नाम है दोस्तों, उनका नाम है शंकरदेव। कितना इजी याद करने के हिसाब से, स से शंकरदेव, स से सत्रिया, असम में स पे थोड़ा फोकस करो। शुरुआत भी दोस्तों S5 मतलब 15वीं शताब्दी में इसकी क्या होती, शुरुआत हुई थी। तो ये सारा कहानी है दोस्तों किसकी, सत्रिया डांस की। और इन्हीं से रिलेटेड एक फेमस डांसर है आपके जतिन गोस्वामी। और ये भी कई बार एग्जाम पूछा जा सकता है ना कि बताओ सत्रिया नृत्य का संबंध इनमें से किस फेमस डांसर से है। तो ऑप्शन अगर आ जाए तो आपको ऐसे भी याद रखना है जतिन गोस्वामी, वाइस वर्सा उल्टा करके आ जाए। तो ये अपने को कुछ कहानी याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहली जो इंग्लिश फैक्ट्री दोस्तों अंग्रेजों ने अपने लगाई 1651 में, है ना, वो कौन सी नदी के तट पर लगाई। तो दोस्तों ऑब्वियस बात है, बंगाल की तरफ उस तरफ चलेंगे और उधर नदी है कौन सी आपकी, हुगली। कौन सी नदी है, हुगली नदी। भाई सोन गंगा यमुना का तो अंग्रेजों का कोई लेना नहीं, तो एकदम इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में एकदम ऊपर की तरफ, यहाँ तो अंग्रेज क्या क्या फैक्ट्री लगाएंगे, फैक्ट्री तो समुद्र के किनारे। अब बताओ इसमें से कौन सी नदी दोस्तों प्रॉपर जाके समुद्र से मिल रही है, हुगली। भाई आपको पता गंगा तो पश्चिम बंगाल तक है, उसके बाद गंगा की ही छोटी शाखा के रूप में हुगली जाती है जो बंगाल की खाड़ी में मिलती है, बड़ी शाखा पद्मा के रूप में बांग्लादेश में चल जाती है। अरे सोन और बेचारी यमुना को तो डायरेक्ट समुद्र का पानी नसीब ही नहीं होता है, तो यहाँ क्या ही फैक्ट्री लगाएंगे। तो उत्तर क्या आ जाएगा दोस्तों आपका, हुगली रिवर। हुगली कहाँ है, वेस्ट बंगाल में। अगला, इनमें से क्या नीति आयोग का एक उद्देश्य नहीं है, किसका, नीति आयोग का एक उद्देश्य नहीं है। नीति आयोग हम सब जानते हैं, इसकी स्थापना कब हुई दोस्तों, 1 जनवरी 2015 को। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं दोस्तों, जो भी देश के क्या होंगे, पीएम होंगे, वही नीति आयोग के क्या होंगे, अध्यक्ष होंगे। नीति की फुल फॉर्म क्या होती है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। तो ये सारी कहानी हो ही गई। तो इस अब हमें ये देखना है इसमें से कौन सा नीति आयोग का काम नहीं है। तो पहला, ग्राम स्तर पर विश्वसनीय योजनाएं तैयार करने के लिए एक तंत्र विकसित करना, बिल्कुल ऐसी योजनाएं तैयार करना जहां जिनकी पहुंच गांव गांव तक हो, तो ये तो बिल्कुल है ही। नए करेंसी नोटों को डिजाइन और प्रिंट करना अब नोट करेंसी का क्या लेना नीति आयोग से, बताओ। नोट वगैरह को प्रिंट करना, चलन मिलाना, ये सारा काम तो किसका होता है दोस्तों, आरबीआई का होता है। किसका होता है, आरबीआई। ये काम को नीति आयोग का नहीं है, और हमें यही देखना था कौन सा नीति आयोग का काम नहीं है, उद्देश्य नहीं है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, हमें बाकी कुछ चेक करने की जरूरत ही नहीं है। शिवाजी और जयसिंह प्रथम के बीच में दोस्तों पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर कब हुए थे। बिल्कुल दोस्तों, शिवाजी और जयसिंह प्रथम। जयसिंह प्रथम कौन था दोस्तों, औरंगजेब का सेनापति था। कौन था दोस्तों, ये औरंगजेब का क्या था, एक सेनापति था दोस्तों, औरंगजेब का, है ना, सेनापति था। और एक्चुअल में क्या था, शिवाजी दोस्तों लगभग 1665 में पुरंदर के किले के अंदर थे और उसको चारों तरफ से घेर लिया था औरंगजेब, मुगलों की सेना जिसको लीड कर रहे थे जयसिंह प्रथम, चारों तरफ से घेर लिया था। उसके बाद दोस्तों फाइनली शिवाजी को एक बार संधि करनी पड़ी औरंगजेब के साथ, और उसी को बोलते हैं दोस्तों पुरंदर की संधि। तो कब हुई थी दोस्तों, ये आपके जून 1665 के अंदर, ठीक है। इसके तहत शिवाजी को लगभग 23 किले भी देने पड़े थे, किसको, मुगलों को वापस सौंपने पड़े थे, जिस पर कब्जा कर लिया था शिवाजी ने। तो ये संधि भी थी दोस्तों आपकी पुरंदर की संधि। ऐसे पुरंदर की एक और संधि भी हुई है, वो 1776 में भी थी, वो हुई थी आगे चलकर अंग्रेजों और मराठों के बीच में। किसके बीच में, अंग्रेजों और मराठों के बीच में। ये भी याद रखना पुरंदर की संधि है। तो कभी 1665 ऑप्शन में ना मिले, अंग्रेजों वाले के साइंस में पूछे संधि, तो फिर उत्तर याद रखना, उत्तर आएगा 1776। तो ये भी मैं आपको बता देता हूं, कभी आ जाए तो आप सोचो यार हमने तो 1665 ही पढ़ा पुरंदर की संधि, ये कौन सी आ गई। वो तो थी शिवाजी वाली और औरंगजेब वाली, ये है मराठों में कि अंग्रेजों के साथ दोस्तों जो संधि हुई थी वो है आपकी 1776 में। अगला, इनमें से कौन सी सिंधु की एक सहायक नदी है। तो ऑब्वियस बात है, नाम से पता चला जॉस्कर। जॉस्कर ये दोस्तों ऊपर की तरफ बहती है, जॉस्कर पर्वत श्रेणी भी है। सोन, यमुना, चंबल का लेना देना नहीं। चंबल किसकी सहायक नदी है दोस्तों, यमुना की।
यमुना खुद किसकी सहायक नदी है? गंगा की। सोन भी किसकी सहायक नदी है? गंगा की। तो ये तो मैंने आपको सारी बता दी, ठीक है। जॉस्कर बिल्कुल सहायक नदी है दोस्तों, किसकी? सिंधु की। तो ये ट्रिब्यूटरी है किसकी? इंडस की। कौन? जॉस्कर। तो ये परफेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। अगला, छऊ नृत्य भारत के किस क्षेत्र में किया जाता है दोस्तों? तो छऊ नृत्य मैं आपको बता देता हूं, ये फेमस है कहां का दोस्तों? छऊ नृत्य झारखंड, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। अब आप देख लो दोस्तों, ये इलाका भारत के ऑप्शन के हिसाब से किस इलाके में आता है? क्या दक्षिण भारत में आता है? नहीं। उत्तर भारत में आता है? नहीं। पश्चिम में इधर राजस्थान, गुजरात, हरियाणा? नहीं। ऑप्शन बच गया आपका कौन सा? पूर्वी भारत। बोले तो ईस्टर्न इंडिया। ये एकदम परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला देखो, किस भारतीय खिलाड़ी को दोस्तों डिंग एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है? तो डिंग एक्सप्रेस के रूप में जाना जाता है दोस्तों किसको? हिमा दास को। कहाँ के रहने वाली दोस्तों? ये असम की रहने वाली है और ये दोस्तों 400 मीटर रेस के अंदर दोस्तों गोल्ड मेडल भी जीत चुकी है कई इवेंट्स के अंदर, ठीक है। तो इन्हीं को बोलते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं? डिंग एक्सप्रेस। और रहने वाली कहाँ की है? असम की रहने वाली। वर्तमान में दोस्तों खेल कोटे से शायद अब असम के अंदर डीएसपी पद पर कार्यरत है, ठीक है। तो डिंग एक्सप्रेस के रूप में किसको जाना जाता है? हिमा दास को जाना जाता है। इनमें से किसने दोस्तों द बेंच बुक लिखी है ना? अगर हमसे पूछा जाए द बेंच जो बुक है दोस्तों वो किसने लिखी है दोस्तों? ये बुक लिखी दोस्तों किसने? मेघन मार्कल ने। किसने लिखी दोस्तों? ये फैक्ट याद रखना पड़ेगा, मेघन मार्कल की बुक है दोस्तों द बेंच। अगला हमसे क्वेश्चन पूछा है कि बताओ सामान्यतः दूध का जो दोस्तों है वो पीएच कितना होता है? किसका? दूध की जो पीएच वैल्यू होती है तो वो लगभग 7 के आसपास ही होती है दोस्तों, 6.7 से 6.9, 6.7 से 6.9 होती है आपकी, ठीक है। नेक्स्ट अगला देखो, भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के अंदर दोस्तों राष्ट्रपति पर महाभियोग का जिक्र है? राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया का जिक्र है, तो आर्टिकल 61 में, ठीक है। राष्ट्रपति प्रेसिडेंट को अगर उसके पद से हटाना है, तो प्रेसिडेंट को अगर उसके पद से हटाना है तो उसको बोलते हैं राष्ट्रपति पर क्या लगाना दोस्तों? राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना। इंग्लिश में बोले तो दोस्तों क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति पर इम्पीचमेंट लगाना। इसका जिक्र कौन सा आर्टिकल में दोस्तों? आर्टिकल 61 में। अब ये दोस्तों बहुत बार पूछा गया है। अब क्या क्या पूछा जाता है और भी क्या क्वेश्चन बनते हैं? राष्ट्रपति को जब भी उसके पद से हटाया जाता है तो जो प्रस्ताव है, जो प्रपोजल है, वो कौन से सदन में लाया जा सकता है? तो याद रखना दोस्तों, किसी भी सदन में लाया जा सकता है, चाहे तो लोकसभा में चाहे तो राज्यसभा में। हाँ, बस इतना ध्यान रखना है, प्रपोजल आप जिस भी हाउस में ला रहे हो, आपको उसके प्रपोजल लाने के लिए 1/4 सदस्यों के, है ना, 1/4 मेंबर्स के क्या चाहिए? साइन चाहिए। अगर लोकसभा में लाए तो लोकसभा के पहले 1/4 मेंबर जब साइन करेंगे तभी तो उस प्रपोजल को रखा जाएगा, अदरवाइज रखा ही नहीं जाएगा, एंटरटेन ही नहीं किया जाएगा। और अगर राज्यसभा में लाए तो राज्यसभा के भी कितने दोस्तों? 1/4 सदस्य, 1/4 सदस्य। ये या की बात कर रहा हूं, किसी भी हाउस में लाओगे तो उसके 1/4 सदस्य जब तक साइन नहीं करेंगे तब तक तो उसको रखा ही नहीं जाएगा। चलो 1/4 सदस्य ने साइन कर दिया, अब आप जिस भी हाउस में लाए हो उसमें लाया गया, अब उस पर बहस हुई, और बहस होने के बाद अगर इसके 2/3 सदस्य दोस्तों क्या बोल देंगे? साइन कर देंगे, हाँ बोल देंगे, तो ये दोस्तों ये पास होके ये चला जाएगा दोस्तों अगले हाउस में। अगला हाउस बोले तो किसमें? राज्यसभा में। और अगर राज्यसभा में पहले रखा था तो राज्यसभा के भी अगर 2/3 मेंबर जब तक इस पर साइन नहीं करेंगे तब तक ये पास नहीं होगा। 2/3 लोगों ने बोल दिया हाँ अब ये बात बिल्कुल सही, राष्ट्रपति उसके पद से हटाना चाहिए, तो 2/3 सदस्यों के हाँ बोलने से दोस्तों ये प्रपोजल पास होगा और अब ये जाएगा नेक्स्ट हाउस में। अगर इस चेन में रखा था तो ऐसे जाएगा, इस चेन में रखा था तो अब राज्यसभा से किसमें जाएगा? लोकसभा में। और अगर दोनों हाउस से, अब अगले हाउस में भी अगर 2/3 सदस्य ने क्या बोल दिया दोस्तों? हाँ बोल दिया, टोटल के 2/3 सदस्य ने बोल दिया हाँ बिल्कुल उसको उनके पद से हटाना है, तो दोस्तों उसके बाद राष्ट्रपति को उसके पद से हटा हुआ मान लिया जाएगा। ये प्रोसेस है। हाँ, लेकिन राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने से ऐसे नहीं कि आपने राष्ट्रपति को हटाने से प्रोसेस चालू भी कर दी, राष्ट्रपति जी को पता ही नहीं है। नहीं, जब भी आप प्रोसेस स्टार्ट करोगे उसके 14 दिन पहले, कितने? 14 डेज पहले आपको दोस्तों राष्ट्रपति को सूचित करना, राष्ट्रपति को इन्फॉर्म करना क्या दोस्तों? अनिवार्य। ये भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने से कितने दिन पूर्व सूचित करना अनिवार्य है? तो 14 डेज पहले, मतलब हटाने से पहले नहीं, हटाने की प्रोसेस को स्टार्ट करने से पहले 14 डेज पहले आपको सूचित करना क्या दोस्तों? अनिवार्य, ताकि राष्ट्रपति भी तो अपना पक्ष रखे कि भाई ये बात है। तो ये वाली बात, और इसका इस सारी प्रोसेस का जिक्र कौन सा आर्टिकल में? आर्टिकल 61 में। और याद रखना ये प्रोसेस एक कैसी प्रोसेस है? ये एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, प्रॉपर कंप्लीट जुडिशरी नहीं है, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। इंग्लिश में बोले तो क्वासी जुडिशरी प्रोसेस है। कभी एग्जाम में आ जाए, ये भी कई बार आया है कि राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया कैसी है? 4 ऑप्शन होंगे तो आपको याद रखना ये एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, क्वासी जुडिशरी प्रोसेस है। डन? ओके, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो। अगला हमसे पूछा है दोस्तों कि इनमें से
चार ऑप्शन दिए गए, डिस्पोजेबल इनकम, जीडीपी डिफ्लेटर, रियल इनकम और पर कैपिटा इनकम। हमें एग्जाम में ये पूछा है कि इसमें से क्या है दोस्तों जिसको कैलकुलेट करने के लिए हम नॉमिनल जीडीपी को रियल जीडीपी से भाग देकर उसको फिर गुणा करते हैं किससे दोस्तों, 100 से। तो वो दोस्तों कई बार मैं आपको बता चुका हूं, ये होता है दोस्तों क्या, जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला। किसका? जीडीपी डिफ्लेटर का क्या होता है दोस्तों, आपका फॉर्मूला होता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, इसका फॉर्मूला होता है क्या होता है, यहां पे लिख देता हूं। अगर आपको जीडीपी में कितना चेंज आया, जीडीपी डिफ्लेटर, जीडीपी डिफ्लेटर ये निकालना हो, है ना, जीडीपी अवस्फीतिक निकालना हो, तो इसका फॉर्मूला होता है जितनी आपकी नॉमिनल जीडीपी है, क्या है दोस्तों, नॉमिनल जीडीपी है, उसको भाग देंगे रियल जीडीपी से। रियल हमेशा याद रखना नीचे रहता है, रियल चीज़ हमेशा नीचे रहती है, ऊपर ऊपर तो ऐसे दिखता है, ऐसे याद रखना, रियल चीज़ हमेशा नीचे होती है, ठीक है, रियल जीडीपी। और इसको इंटू कर देंगे किससे, 100 से। हमसे यही क्वेश्चन पूछा था, नॉमिनल जीडीपी को रियल जीडीपी से भाग देके 100 से जब मल्टीप्लाई करते तो वो क्या आता है, तो वो आता है हमेशा जीडीपी डिफ्लेटर, जीडीपी डिफ्लेटर। तो उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका परफेक्ट उत्तर हो जाएगा। दोस्तों इनमें से किसने दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद महिला T20 वर्ल्ड कप 2024 की मेजबानी की थी? करेगा नहीं, अब तो की थी हो गया, पुराना क्वेश्चन हो गया। तो दोस्तों इसकी मेजबानी एक्चुअल में बांग्लादेश ने की थी। अब मैं हकीकत बात बता देता हूँ, एक्चुअल में हकीकत में तो ये गेम बांग्लादेश में भी हुआ नहीं, लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमें बांग्लादेश करना है। ये क्वेश्चन शायद थोड़ा पुराना है, उसके अकॉर्डिंग पहले ये तय था कि ये जो महिलाओं का T20 वर्ल्ड कप 2024 का है ना, वो कहाँ आयोजित किया जाएगा, पहले के अकॉर्डिंग अगर बोले आज से साल भर पहले थे, तो वो आयोजित होना था दोस्तों बांग्लादेश के अंदर अभी लास्ट सितंबर अक्टूबर में। लेकिन अपने को पता है वहाँ पे भी हालात बिगड़े, शेख हसीना भाग के भारत आ गई थी, वहाँ पे भी मामला थोड़ा सा सही नहीं था, थोड़ा अनार्किस्ट माहौल हो गया था, अराजकता वाला हो गया था, तो वहाँ पर गेम कराना सेफ नहीं था। फिर दोस्तों उसको शिफ्ट कर दिया गया, कहाँ से, बांग्लादेश से इस गेम को शिफ्ट कर दिया गया था यूएई में। तो हुए कहाँ, अगर आपसे पूछा जाए 2024 का महिलाओं का T20 वर्ल्ड कप हुआ तो यूएई में, होना कहाँ था, बांग्लादेश में, लेकिन हुआ कहाँ पर, यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात में। और जीता किसने दोस्तों, विनर कौन रहा अगर आपसे पूछा जाए, तो विनर रहा दोस्तों न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की महिलाओं की टीम दोस्तों, है ना, न्यूजीलैंड की महिलाओं की टीम दोस्तों क्या होगी, इसको जीत गई। फाइनल में शायद साउथ अफ्रीका को हराया था इन्होंने। तो मैं उम्मीद करता हूं पूरे आप समझ गए होगे क्या क्या कहानी नहीं है। अगला, इनमें से कौन सी भूकंपीय तरंगे दोस्तों पृष्ठीय तरंगे होती हैं? तो दोस्तों अपन जब पढ़ते हैं अर्थक्वेक जब आता है, भूकंप आता है, तो 3 तरह की तरंगे आती हैं। भूकंप के लिए आपको पता है साइंस कौन सा वर्ड इस्तेमाल करती है, सिस्मो, इसलिए दोस्तों उसको बोलते हैं सिस्मिक वेव्स। भूकंपीय तरंगों को क्या बोलते हैं, सिस्मिक तरंगे, सिस्मिक वेव्स। 3 तरह की भूकंपीय तरंगे होती है जब भूकंप आता है तब। एक होती है पी तरंगे, एक होती है एस तरंगे और एक होती है दोस्तों एल तरंगे। पी का मतलब होता है प्राइमरी वेव्स, कौन सा होता है दोस्तों, प्राइमरी वेव्स। एस का मतलब होता है दोस्तों सेकेंडरी वेव्स, द्वितीयक तरंगे, प्राथमिक तरंगे, ठीक है, द्वितीयक तरंगे। और एल का मतलब होता है दोस्तों लेटरल वेव्स, लेटरल वेव्स, हिंदी में बोले तो धरातलीय तरंगे। कौन सी होती है, धरातलीय तरंगे। डन, कौन सी होती है, धरातलीय तरंगे। ये दोस्तों सबसे लास्ट में आती है एल, सबसे लास्ट में आती है धरातल पर, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान भी यही पहुंचाती है। सबसे ज्यादा नुकसान इन्हीं से होता है, सबसे ज्यादा नुकसान इन्हीं से होता है। ये भी कभी क्वेश्चन आ जाए ना कि भूकंप की कौन सी तरंगों से सबसे ज्यादा नुकसान होता है, तो इन्हीं तरंगों से सबसे ज्यादा क्या होता है, नुकसान होता है। पी वेव्स ये सबसे फास्टेस्ट तरंगे होती हैं, सबसे फास्टेस्ट, धरती पर भूकंप आने पर सबसे पहले जो तरंगे आती है वो पी वेव्स होती है। लेकिन इनमें वेवलेंथ ज्यादा नहीं होती, इसलिए नुकसान कम पहुंचाती है। आ तो जल्दी जाती है लेकिन नुकसान कम पहुंचाती है। हमें केवल चौका ना करते, देख पीछे से आ रहा है हाउ, ठीक है, पीछे से बड़ी वाली खतरनाक तरंगे आने वाली है, कौन सी, एल वेव्स, और वो नुकसान पहुंचाएगी। तो ये तो केवल आती तो सबसे जल्दी है, लेकिन हमें केवल क्या करती है, चौका ना करती है। दैट्स वाई इसको अलार्मिक वेव्स भी बोलते हैं। अलार्म मतलब चौका ना करना, चौका ना करने वाली तरंगे भी बोलते हैं। किसको, वो बोलते हैं प्राइमरी वेव्स को। ये मैंने शॉर्ट में आपको इन तरंगों के बारे में भी जानकारी दे दी। तो हमसे तो केवल ये पूछा था भूकंपीय तरंगों में से पृष्ठीय मतलब लेटरल वेव्स कौन सी होती है, वो होती है एल। सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाली भी पूछती तो कौन सी होती है, एल होती है। सबसे कम नुकसान इनसे पहुंचता है, लेकिन सबसे जल्दी कौन आती है, यही आती है, ठीक है। वो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है और सबसे लास्ट में ये आती है। याद रखना, आती तो सबसे लास्ट में, लेकिन नुकसान सबसे ज्यादा यही पहुंचाती है। इनमें से कौन सी मिश्र धातु दोस्तों तांबे और जस्ते से बनी है दोस्तों, तांबे और जस्ते से, ठीक है। तांबा मतलब क्या होता है दोस्तों, आपका कॉपर और जिंक, कॉपर और जिंक से बनता है दोस्तों आपका डच मेटल। कौन सा दोस्तों आपका, इससे बनता है आपका दोस्तों, कौन सा आपका, इससे बनता है आपका डच मेटल, है ना। डच मेटल एक तरह का ब्रास ही होता है। वैसे आपको पता है ब्रास जो होता है, पीतल भी किससे बनता है, तो पीतल में भी क्या होता है, पीतल में भी कॉपर और प्लस क्या होता है, जिंक ही तो होता है, इनसे मिलाकर पीतल बनता है। बस दिखने में पीतल जैसा एक मेटल होता है, इसको डच मेटल भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, डच मेटल भी बोलते हैं, डच धातु भी बोलते हैं। कौन सी दोस्तों कावेरी की सहायक नदी नहीं है? सबसे पहले मूसी, यही नहीं है, दिखती सी बात है। अगर आपने थोड़ी बहुत पढ़ाई की तो अपने को पता है मूसी किसकी सहायक नदी है, कृष्णा की है।
बस। तो बाकी वाली भवानी, काबिनी और हेमावती, ये तीनों की तीनों किसकी? कावेरी की सहायक नदी है। जबकि मूसी कृष्णा की सहायक नदी, और इसी के किनारे दोस्तों तेलंगाना की राजधानी, दोस्तों तेलंगाना की जो राजधानी है, बड़ा फेमस शहर है, कौन सा? हैदराबाद। और एक फेमस शहर है सिकंदराबाद। हैदराबाद और सिकंदराबाद कहाँ के? तेलंगाना के। दोनों के दोनों दोस्तों कौन सी नदी के किनारे बसे हुए हैं? मूसी नदी के किनारे है। लेकिन मूसी सहायक नदी किसकी? ट्रिब्यूटरी किसकी? कृष्णा नदी की है। कौन सा ग्लेशियर दोस्तों जम्मू कश्मीर में नहीं है? तो दोस्तों मिलाम ग्लेशियर जम्मू कश्मीर में नहीं है। ये कहां पर है दोस्तों? मिलाम ग्लेशियर आपके उत्तराखंड में। कहां पे दोस्तों? ये आपका जो ग्लेशियर है ये उत्तराखंड में है, और यहां से एक नदी भी निकलती, बड़ी फेमस है, उसका नाम है गौरी गंगा। यही गौरी गंगा आगे चलकर शारदा और आगे चलकर सरयू के नाम से जानी जाती है, जो जाके काली नदी में मिलती है। ठीक है, तो मिलाम ग्लेशियर उत्तराखंड में है, और बाकी वाले जितने भी ग्लेशियर है वो जम्मू कश्मीर के अंदर है, चाहे आपका भिल्लन हो, चाहे थाजीवास हो, चाहे प्रोही हो। अगला, इसमें से वो कौन सा नेटवर्क है जिसमें सभी नेटवर्क को एक ही संचार लाइन में जोड़ दिया जाता है, और उसके बाद अभी हम अपनी सारी संचार आवश्यकताओं को क्या करते हैं? उसमें शेयर करते हैं। ठीक है, वो नेटवर्क जिसमें सारी नोड्स को क्या किया जाता है? कनेक्ट किया जाता है एक सिंगल कम्युनिकेशन लाइन के थ्रू, जिससे सारी इंफॉर्मेशन या कम्युनिकेशन नीड को हम क्या करते हैं? शेयर करते हैं। तो ये नाम से पता चल रहा है दोस्तों, क्या हो जाएगा? मल्टी एक्सेस बस। क्या हो जाएगा दोस्तों? मल्टी एक्सेस। क्या हो जाएगा दोस्तों? ये आपका हो जाएगा मल्टी एक्सेस बस। ठीक है, अगला हो जाएगा वो बेरोजगारी दोस्तों जो लंबे समय तक अगर किसी देश में या किसी जगह पे या कोई व्यक्ति लंबे समय तक बेरोजगारी से पीड़ित रहता है, तो उसके लिए क्या बोलते हैं दोस्तों? नाम ही है दोस्तों, हिंदी से पता चल रहा है, लंबे समय तक है तो क्या हो जाएगा? दीर्घकालिक, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्रॉनिक। बस, अगर लंबे टाइम से कोई आदमी अनएम्प्लॉयड है, बेरोजगार है, तो उसको बोलेंगे क्रॉनिक अनएम्प्लॉयड। हिंदी में तो नाम से पता चला दीर्घकालिक बेरोजगार। सिलिकॉन डाइऑक्साइड मुख्यतः इनमें से किसमें पाया जाएगा? तो सिलिकॉन आगे कुछ देखने की जरूरत नहीं, किसमें मिलता है? रेत में। तो उत्तर क्या आ जाएगा? बालू। बस बात खत्म, सैंड में मिलेगा सिलिकॉन। IBM 360 दोस्तों कौन सी जनरेशन का कंप्यूटर होता है दोस्तों? तो ये भी एक फैक्चुअल है दोस्तों, अपन सब जानते हैं कौन सी जनरेशन का होता है दोस्तों? 3rd जनरेशन का होता है। 31 दिसंबर 2024 को दोस्तों 13 जनवरी 2025 तक, है ना, सूर्य किरण सैन्य अभ्यास। ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट नाम भी आ सकता है कि सूर्य किरण जो मिलिट्री एक्सरसाइज है वो कौन से दो देशों के बीच का जॉइंट एक्सरसाइज है दोस्तों? तो ये है भारत और नेपाल के बीच में, और इसका आयोजन कहां पर हुआ था? नेपाल के अंदर एक जगह है दोस्तों, सलझंडी नेपाल के अंदर इसका आयोजन हुआ था। तो भारत और नेपाल के बीच में, है ना, सूर्य किरण, ऑपरेशन सूर्य किरण, ऑपरेशन नहीं बोलना चाहिए, मिलिट्री एक्सरसाइज सूर्य किरण। जनवरी 2024 में दोस्तों जो ई श्रम पोर्टल है उसको कितनी भाषा में अपग्रेड किया गया है? तो अब इसको भारत के अंदर 22 जो हमारी संवैधानिक मान्यता प्राप्त भाषाएं, सबकी सब भाषाओं के अंदर अब दोस्तों इसकी जानकारी हमको मिलती है ई श्रम पोर्टल पे। ठीक है, तो 22 की 22 भाषाओं को अंदर इसको अपग्रेड किया गया है। संवैधानिक मान्यता प्राप्त कितनी? 22 भाषाएं तो है, सभी के अंदर इसको अपग्रेड कर दिया गया। अगला, भारतीय स्टेट बैंक के दोस्तों उप प्रबंध निदेशक और समूह मुख्य जोखिम अधिकारी के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? हाल ही के अंदर दोस्तों जो आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI उसके डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर, है ना, के रूप में किसको अपॉइंट किया गया? अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों तो इसका उत्तर आएगा आपके शिव ओम दीक्षित भी नहीं है। इसके अंदर अगर अपन देखें दोस्तों, ये आपको मिलेंगे कौन इसके अंदर? शिव ओम दीक्षित भी नहीं है, दिनेश खारा तो पहले थे, अरुंधति भट्टाचार्य लेना नहीं। ये आपके बलदेव प्रकाश ही है दोस्तों। कौन है आपके दोस्तों? ये आपके कौन है? बलदेव प्रकाश। कौन है दोस्तों आपके? ये हो जाएंगे आपके बलदेव प्रकाश हो जाएंगे आपके। ठीक है, नेक्स्ट अगला दोस्तों किस भारतीय खिलाड़ी को दोस्तों, किस भारतीय खिलाड़ी ने दोस्तों 2024 में ब्रिटिश जूनियर ओपन में अंडर 17 बालिका का एकल खिताब जीता है? गेम का नाम बताता हूं, ये एक्चुअली में स्क्वैश की बात हो रही है दोस्तों, स्क्वैश, और ये जीता दोस्तों किसने? अनाहत सिंह ने। आखिरी क्वेश्चन दोस्तों, हुरन ग्लोबल इंडियंस लिस्ट 2024 में भारतीय मूल की सबसे प्रभावशाली महिला के रूप में किसको मान्यता दी गई दोस्तों? तो ये देखिए लीना नायर को, है ना, किसको? लीना नायर को दोस्तों ये आपका अचीवमेंट प्राप्त हुआ है। ठीक है, जो फैक्चुअल क्वेश्चन से सारी मैंने आपको फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन दे दी, और जहां समझाने वाली कुछ बात थी वो मैंने आपको समझा भी दिया है। मैं उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और फ्यूचर में अगर इस टाइप के क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे, और फ्यूचर में आप जो भी अपना कोई भी एग्जाम दो उसमें ये क्वेश्चन अगर आपके आएंगे, मॉक टेस्ट देने का यही बेनिफिट होता है कि हम इस बार जो मिस्टेक कर रहे हैं फ्यूचर में उसको रिपीट ना करें, और फ्यूचर में इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आए हमारे वो क्वेश्चन सही हो और हमारा अच्छा स्कोर बने उससे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट आपके अगले मॉक टेस्ट के सोल्यूशन में, तब तक के लिए थैंक यू।